हेलो एवरीवन। तो नाउ वी आर स्टडिंग द स्पाइनल्स। स्पाइनल्स क्या होते हैं? स्पाइनल्स हम कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, कुछ स्पेशलाइज फॉर्मुलेज होते हैं, उनके लिए ही हम उनको पढ़ते हैं स्पाइनल्स को। स्पाइनल्स जनरली हम डिनोट करते हैं द एलिमेंट्स विच हैविंग द फॉर्मूलाज लाइक A3O4, A3A4 और AB2O4 लाइक दैट। अगर वो इस फॉर्म के अंदर है ना, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर भी, दो कंपाउंड्स आपके सेम भी हो सकते हैं और तीनों सेम, मतलब O4 तो आपका पर्सनली वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन आगे वाले हैं आपके वो A3 भी हो सकता है, फिर A या AB2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे फॉर्मुलेस जो अपने पास रखते हैं बनाकर, उनको कहते हैं हम स्पाइनल्स। इनकी ही स्टडी करते हैं हम अलग से टॉपिक लेके, ठीक है। इनके अंदर जो पहला वाला कंपाउंड होता है, पहला वाला एलिमेंट होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, और जो दूसरा वाला होता है, अगर मैं A3O4 की बात करूं तो उसमें जो एक A होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, और जो बचे कुछ 2 A हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। अगर हमारे दूसरे वाले फॉर्मूले पर सेम ही फॉर्मूला है, बस जनरली एलिमेंट्स डिफरेंट ले लिए हैं, ठीक है। दूसरे वाले की बात करूँ तो उसमें A +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड B, दोनों B होंगे वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के आयन की फॉर्म में रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हम पढ़ते हैं स्पाइनल्स के बारे में। ऐसा मत करना, कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं A3O4 की x-8 3x-8 गिव्स यू नथिंग बट 2.5 लाइक दैट का आप निकाल रहे हो, वो चीज़ें डिफरेंट होती है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट आप कंफ्यूज कर रहे हो वहाँ पर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो हम निकाल रहे हैं वो डिफरेंट केस है। वो उन चीज़ों के लिए निकालते हैं जब एलिमेंट्स आपके तो सेम हो और उनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो। आप वहाँ पे 3x ले रहे हो, उसका मतलब तीनों इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है जब उस फॉर्मूले को लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि तीनों A सेम नहीं है। वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या है, बनाई हुई है पहले से ही, कि हम स्टडी ही उस तरीके से करते हैं कि पहले वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और 2 बचे कुछ हैं उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। कंफ्यूज मत करो अपने आप को। नाउ स्पाइनल्स हमने पढ़ लिए। स्पाइनल्स ऐसे ही कंपाउंड्स को कहते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं जिसके अंदर ये फॉर्मूला प्रेजेंट होता है। अब स्पाइनल्स होते हैं 2 तरीके के, एक होता है आपका नॉर्मल स्पाइनल, एक होता है आपका इनवर्स स्पाइनल। फर्स्ट इज नॉर्मल स्पाइनल, अनदर इज आपका इनवर्स स्पाइनल। नॉर्मल स्पाइनल क्या होता है, इनवर्स स्पाइनल क्या होता है? नॉर्मल स्पाइनल की बात करूँ, एक यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे वॉइड के नाम से, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, हम पढ़ते हैं इसके अंदर वॉइड्स पढ़ते हैं। एक टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर आपको नहीं पता तो आप एक वॉइड को एक तरीके से क्लास या रूम के तरीके से लेके चलो कि भाई एक ऑक्टाहेड्रल रूम है, एक टेट्राहेड्रल रूम है, ठीक है। अब अगर +2 आपका टेट्राहेड्रल के अंदर प्रेजेंट है और जो +3 वाले हैं दोनों, ठीक है। मैं यहाँ पर वैसे हम स्टडी A3O4 के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन हम बुक्स के अंदर हमें इजी गिवन होती हैं चीज़ें कि हम वहाँ पर स्टडी करते हैं AB2O4 के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाता है +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को। दैट्स हम एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ने के लिए हम AB2O4 को ही लेके चलते हैं, ठीक है। AB2O4, तो A की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। अगर वो प्रेजेंट होगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में, और रिमेनिंग जो 2B +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले और वो ऑक्टाहेड्रल के अंदर प्रेजेंट हो, तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल स्पाइनल। इनवर्स स्पाइनल में क्या होता है, अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई भी जो B है, उन 2 B में से कोई से एक B टेट्राहेड्रल के अंदर आ जाए और A+2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्टाहेड्रल के अंदर और B+3, मतलब क्या हुआ, जो ऑक्टाहेड्रल के अंदर A+2 और B+3 होंगे और टेट्राहेड्रल के अंदर क्या होगा, B+3 आ जाए, ऐसे उसको कहते हैं इनवर्स स्पाइनल। गेटिंग माय पॉइंट्स? अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो दोनों के बीच, ये होते हैं आपकी सिंपल चीज़ें। नाउ नेक्स्ट इज आपका, ये ध्यान रखना है आपको, ये तो हो गए आपके टेट्राहेड्रल वॉइड, और ये तो हमने बात करी 2 आयंस के बारे में, ठीक है, जो कि AB2 है। अब O4 है आपका। O4 आपका कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ लैटिस, जो कि आपकी लैटिस की फॉर्म होती है FCC, ठीक है। इसको हम ज़्यादा स्टडी नहीं करते। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है, इट्स कॉल्ड स्पाइनल पैरामीटर। स्पाइनल पैरामीटर जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। स्पाइनल पैरामीटर डिनोट करते हैं लैम्डा से। वो क्या होता है कि आपके B+3 आयन वाले B+3 आयंस प्रेजेंट होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर अपॉन टोटल B+3 आयंस।
वो आपको क्या बताता है, लैम्डा बताता है। इफ़ आई गिविंग यू द एग्जांपल फॉर द इनवर्स, चलो पहले नॉर्मल की लेके चलते हैं, ठीक है। नॉर्मल के अंदर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो आपके जो B+3 आयंस वाले हैं वो टेट्राहेड्रल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। वो सारे क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो व्हाट आई हैव टू पुट 0, एंड टोटल है कितने वो 2, तो 0/2 गिव्स यू 0, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इन्वर्स के लिए निकालूँ लैम्डा की वैल्यू, तो इन्वर्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिंपल है आपका। इन्वर्स के अंदर अगर हम बात करें तो टेट्राहेड्रल के अंदर बस एक प्रेजेंट होता है B+3 आयन, तो 1/2 गिव्स यू 0.5 वैल्यू। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू स्पाइनल पैरामीटर की और आपकी इन्वर्स की वैल्यू दोनों सेम होती हैं, दैट इज 0.5। जो तो हम कह सकते हैं कि जो लैम्डा की वैल्यू है आपकी वो लाई करती है इन बिटवीन 0 to 0.25। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि वो लाई तो करती है, तो इसके मतलब ये है कि 0.2, 0.3, 0.4 ये भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है लैम्डा की। वो इस तरीके से एग्जिस्ट करती हैं कि आपका जो B+3 आयन है अगर कंप्लीटली पहुंच गया टेट्राहेड्रल के अंदर तो 1 हो गया उसका आयन प्रेजेंट टेट्राहेड्रल के अंदर, इन्वर्स के हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर कुछ उसका हिस्सा जाए टेट्राहेड्रल से, भाई 20% चले गया उस आयन का, 30% पहुंच गया, 60% पहुंच गया टेट्राहेड्रल के अंदर, तो वो पॉइंट वाले केसेस बनते हैं 0.2, 0.3, 0.4। नहीं तो जनरली आपको 0 से 0.5 के अंदर लाई करती है लैम्डा की वैल्यू, ठीक है, समझ आया। एंड दिस इज व्हाट। अब क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं कि मान के चलो आपके पास क्या है, उसे हम उस केस को हम लेते हैं पार्शली इन्वर्स वाला केस, जो बताया मैं 60% पहुंच गया, 50% पहुंच गया B+3 आयन का करेक्टर, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर। अब क्वेश्चन कैसे पूछाते हैं, मान चलो आपको गिवन हो गई लैम्डा की वैल्यू, आपको गिवन है 0.3 वैल्यू और आपको परसेंटेज करेक्टर निकालना है, परसेंटेज इन्वर्स निकालना है, ये कितना परसेंट। अगर 0.3 वैल्यू निकल कर आई है तो B+3 का कुछ ना कुछ परसेंटेज ही गया होगा, तो परसेंटेज हमें निकालना होता है। 0.3 वैल्यू है, ओके। सो मैं कह सकती हूँ कि 0.3 वैल्यू वो टोटल अपॉन में कितनी वैल्यू 0.5 मैक्सिमम वैल्यू होगी आयंस की into 100, इट गिव्स यू नथिंग बट 60% इज द आंसर हियर, ओके। दिस इज द सेम। अब चलो हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक होता है आपका, भाई हमने स्पाइनल पढ़ दिया। अब बात आती है हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा किस वॉइड के अंदर जाएगा। भाई मुझे कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया है तो मुझे क्या पता चलेगा कि भाई ये इसके अंदर जाएगा, या फिर ये टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर जाएगा, या ऑक्टाहेड्रल, भाई मेरे पास A+2 भी है और B+, भाई मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया, ये दे दिया कि आपके पास A B2O4 है। अब नाउ हाउ आई गेट टू नो कि वो ये भाई A+2 है, ये ऑक्टाहेड्रल के अंदर जाएगा, या फिर B+3 है वो टेट्राहेड्रल के अंदर जाएगा, हाउ आई गेट टू नो इट। सो इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, टर्म दैट इज कॉल्ड OSSE, okay, nothing but OSSE, it's a octahedral site stabilization energy, ठीक है। उसको हम क्या, इसके थ्रू हम क्या पढ़ते हैं कि हमें कोई कंपाउंड, सिंपल से आपको डेफिनेशन समझ आ रही होगी इसके, अगर हम एलेबोरेट करते हैं OSSE को, दैट इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल साइट स्टेबलाइजेशन। मतलब वो एक ऐसी एनर्जी होती है जिसके थ्रू हम किसी आयन की वो एनर्जी निकालते हैं, जिसके थ्रू पता चलता है कि वो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। अगर हमें पता चल जाए कि भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर जाता है वो, तो इट्स वेरी इजी कि हम बता देंगे कि वो नॉर्मल स्पाइनल है या फिर आपका इन्वर्स स्पाइनल है। जनरली नॉर्मल और इन्वर्स स्पाइनल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस चीज़ को हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर बात के मान के चलो, अगर यहाँ पे हम क्या निकल के आए, अगर OSSE जो हमारी एनर्जी है दैट इज कॉल्ड द ऑक्टाहेड्रल साइट स्टेबलाइजेशन एनर्जी, अगर वो A+2 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू B+3, तो सिंपल सी बात है जो A+2 आयन है वो कहाँ पहुँच गया, ऑक्टाहेड्रल के अंदर, बिकॉज उसकी एनर्जी ज़्यादा है उसके अंदर, दैट मीन इट इज़ अ इनवर्स, सॉरी गाइस, सॉरी, हाँ सही है, अगर A+2 की ज़्यादा है तो उसमें इनवर्स है। अगर वहाँ B+3 की कहते हैं, ठीक है, लो है A+2 की उसके साथ, अगर OSSE A+2 की ज़्यादा है तो वो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जाएगा, दैट मीन्स कम इन द केस ऑफ नॉन इन्वर्स स्पाइनल। अगर वहाँ मैं कह दूँ उसकी लो है, A+2 की लो है, तो वो ऑक्टाहेड्रल के अंदर नहीं जाएगा, टेट्राहेड्रल के अंदर जाएगा, तो वो अंदर आपका नॉर्मल केस। अगर उसको मैं उल्टा पढ़ूँ तो B+3 के केस में पढ़ लो उसको, दोनों चीज़ सेम ही निकल के आएंगी। अब आप पूछोगे हम इसे ऑक्टाहेड्रल के लिए ही जनरली क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज बुक्स के अंदर गिवन होता है, इट्स वेरी इजी। अगर हम कहीं और भी पढ़ते हैं तो बुक्स के अंदर हमें ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल का ही कंसेप्ट लेके चलते हैं। टेट्राहेड्रल भी हम ले सकते हैं बट ऑक्टाहेड्रल इज गिवन
and everywhere. That's why we are studying for the octahedrals. Okay. सो नाउ अब हमने पढ़ लिया भाई OSSC के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल और इनवर्स फाइनल्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि OSSC क्या होता है, उसे कैसे निकालेंगे किसी आयन के लिए. ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो जाता है राइज. तो ध्यान रखना हमेशा कभी भी जो OSSC है उसको हम निकालते हैं CFSC वैल्यू के तरीके से. कैसे निकालेंगे कि मान चलो आपके पास भाई OSSC मान चलो मुझे निकालना है OSSC B+3 आयन के लिए. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जो B+3 आयन है वो आपका ऑक्टाहेड्रल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, टेट्राहेड्रल के अंदर. तो हमें क्या करना पड़ेगा, CFSC वैल्यू B+3 की किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल के अंदर, और वहीं पर माइनस CFSC वैल्यू ऑफ B+3 आयन इन टेट्राहेड्रल. ठीक है, ये निकल के आता है OSSC ऑफ B+3 आयन. अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर CFSC वैल्यू इन ऑक्टाहेड्रल B+3 की ज़्यादा हो जाए, भाई ये वाली वैल्यू है जो सब्ट्रैक्ट की है तो टेट्राहेड्रल की, ऑक्टाहेड्रल की, इट गिव्स यू OSSC ऑफ B+3. अगर ये वाली वैल्यू जो ऑक्टाहेड्रल की वैल्यू है इंक्रीज को कर दूँ, इसको मैं क्या कर दूँ, इंक्रीज कर दूँ, तो टोटल वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव आएगी. पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब क्या होता है, जो B+3 आयन है वो आपका B+3 आयन है वो ऑक्टाहेड्रल के अंदर जाना चाहता है. अगर वो जाना चाहेगा उसके अंदर सिंपल सा केस है, वो किसका बन जाएगा, आपका नॉर्मल के अंदर बन जाएगा, नॉर्मल के अंदर बन जाएगा ना. ठीक है, समझ आया. ऐसे ही यहाँ पर हम कहते हैं, इसका मतलब इतनी चीज़ों को हम ना पढ़ते हुए हम क्या कह देते हैं, एक तरीके से हम समझ के चले कि जो OSSC है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है CFSC वैल्यू ऑफ B+3 आयन इन ऑक्टाहेड्रल. सिंपल सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसको, अगर वो ज़्यादा होगी तो वैल्यू ज़्यादा आएगी उसकी. इसका मतलब जनरली वो उसको सपोर्ट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल में जाने के लिए. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं OSSC A+2, यहाँ पर ना A+2 ईजी होता है बिकॉज उसका ही हम आपका अलग करके देख सकते हैं. B+3 के लिए भाई B+3 आपका थोड़ा सा इतना, अगर मैं B+3 आयन की बात करूँ तो B+3 आयन ऑक्टाहेड्रल के अंदर प्रेजेंट है आपका. अगर प्रॉपर और ऑक्टाहेड्रल के अंदर प्रेजेंट है तो मैं कह सकती हूँ भाई नॉर्मल है. अगर दोनों ही प्रेजेंट है, अगर दोनों नहीं है एक प्रेजेंट है तो आपका टेट्राहेड्रल उसके अंदर है इन्वर्स के लिए. लेकिन अब हमें कौन सा पता चलेगा हम कौन से आयन की बात कर रहे हैं, है ना. मैंने कह दिया आपका एक B+3 आपका किसके अंदर प्रेजेंट है, आपका ऑक्टाहेड्रल के अंदर प्रेजेंट है. मुझे क्या पता भाई कि जो दूसरा B है वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा नहीं होगा ऑक्टाहेड्रल के अंदर. सो वहाँ पे थोड़ा इजी नहीं होता, डिफिकल्ट हो जाता है केस. इसलिए हम A+2 को ही जनरली लिख सकते हैं बिकॉज A+2 आपको डिफ्रेंशिएट करके दे देता है इनवर्स और नॉर्मल स्पाइनल के अंदर. ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, अगर A+2 की वैल्यू OSSC वैल्यू ऑफ A+2 आयन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी CFSC वैल्यू ऑफ A+2 आयन इन ऑक्टाहेड्रल. अगर भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर वो ज़्यादा होगी इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, सिंपल ध्यान रखना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ A+2 आयन की बात कर रहे हैं. अगर वो ज़्यादा होगी तभी आपका OSSC वैल्यू इंक्रीज होगी किसकी, A+2 आयन की. और जब उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी A+2 आयन की, इसका मतलब क्या है, जो A+2 है वो कहाँ एग्जिस्ट करना चाहता है, वो एग्जिस्ट करना चाहता है ऑक्टाहेड्रल के अंदर. समझ आया. सो इतनी चीज़ों को हम पढ़ते आए हैं. CFSC इस पर डिपेंड करता है, उस पर डिपेंड करता है. लास्ट हम कह देते हैं कि जो आपका ऑक्टाहेड्रल साइड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल. सब चीज़ को पढ़ते हैं, दोनों केसेस में हमने वही पढ़ा, तो उसको हम जनरली हम एक केस बना लेते हैं कि OSSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के. ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ में आ गया वहाँ से. तो एक बात हम यहाँ समझते हैं, अगर मान के चलो भाई दोनों की वैल्यू आपकी, भाई वो तो हमने पहले अलग अलग पढ़ा के दोनों की अलग अलग वैल्यू कैसे निकालेंगे, OSSC ऑफ B+3 आयन एंड OSSC ऑफ A+2 आयन. अब उसके हेल्प से हमने उनका रिलेशन निकाले CFSC से. अभी OSSC हमने रिलेशन निकाले CFSC वैल्यू से. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, CFSC वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका OSSC ज़्यादा होगा. तो मान के चलो मैंने CFSC वैल्यू निकाल ली A+2 की. ठीक है भाई, ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं, A+2 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CFSC वैल्यू ऑफ B+3 आयन. तो उसके थ्रू मैं कह सकती हूँ जो A+2 है वो जाना चाहता है आपका किसके अंदर, ऑक्टाहेड्रल के अंदर. तो कैसा केस बन जाएगा आपका, नॉर्मल केस बन जाएगा. और इसका ही वाइस वर्सा कर दूँ तो वो बन जाएगा आपका इनवर्स केस. सॉरी, वो इनवर्स केस बन जाएगा और वो आपका नॉर्मल केस बन जाएगा. मतलब वाइस वर्सा कर दो, सिंपल पता है. CFSC वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी
वो मान चलो A+2 आयन की CFS वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन इट्स वांटेड टू गो इनटू द ऑक्टाहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में जाना चाहते हैं, इसका मतलब वो इन्वर्स पैरेलल बनाना चाहते हैं। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। समरी हमने यहाँ पे करी है, ठीक है। अब आपको पता होगा CFSE वैल्यू आप निकाल सकते हो। CFSE वैल्यू इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना क्वेश्चंस के अंदर कि हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे CFSE वैल्यूज कहीं पर तो वैल्यू आपकी यहाँ पर, बिकॉज आपको यहाँ पे डेल्टा O भी दिया रहता है, उसके में वैल्यू नहीं पता होती है ना, कहीं पे गिवन नहीं होती, कहीं गिवन हो जाती है, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर बस रिलेशन हम निकालते हैं, बस दो चीज़ों के लिए, एक तो निकालते हैं D5 के लिए, ठीक है, D5 और आपका एक होता है आई थिंक D5 ही होता है ज़्यादातर, तो D5 जहाँ भी प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे CFSE वैल्यू 0 आती है ना। D5 जहाँ भी प्रेजेंट होता है वहाँ पे क्या होता है आपकी CFSE वैल्यू 0 आती है, और कहीं पर प्रेजेंट ना हो D5 तो सिंपल सी बात है आपका D0 D5 के लिए आपकी वैल्यू CFSE वैल्यू 0 आती है और सबके लिए नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी, ठीक है, समझ आया। जहाँ 0 होगी सिंपल सी बात है बिल्कुल लेस होगा। यहाँ पे ध्यान रखना CFSE वैल्यू नेगेटिव के अंदर आती है, नेगेटिव फॉर्म, तो नेगेटिव साइन के तरीके से ये मत सोचना कि नेगेटिव कुछ उस पर इफेक्ट डालेगी, नेगेटिव कुछ नहीं बताता, जैसे वो स्टेबलेशन एनर्जी बताता है कि लो वो वेरी सेंटर रूल के अकॉर्डिंग इसकी एनर्जी इतनी कम है उससे, बस वो चीज़ें बताता है, भाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपको, ठीक है, वो बस लेवल बताता है उसका। ये मत समझना कि उसके इफेक्ट पड़ेगा भाई नेगेटिव में बड़ी वैल्यू, नो लाइक दैट, ओके, समझाया। ओके, सो अनदर इज, यहाँ पे एग्जांपल भी पढ़ लोगे आप, यहाँ पे गिवन होगा एक एग्जांपल है Fe3O4 का एग्जांपल दे रखा है। तो Fe3O4 के अंदर पता होगा कि एक Fe इसके अंदर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक Fe यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा, तो F2 प्लस की बात करूँ तो वो D6 होगा, और F3 की बात करूँ F+3 की बात करूँ तो D5 के अंदर वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर CFS वैल्यू +2 के वाले के निकालोगे तो उसकी वैल्यू निकल करती है -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है, क्योंकि वो की इक्वल नहीं है 0 के, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। CFS वैल्यू +3 के निकालते हैं 0 के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ CFSE वैल्यू ऑफ Fe+2 है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CFSE वैल्यू ऑफ +3। इसका मतलब क्या होता है, जो Fe+2 वाले आयन है वो जाना चाहते हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर, तो इनवर्स पैरेलल, सिंपल सी बात है। ओके, सो अब हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, तो उसको हम ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, सिंपल सी बात है। OSSE के लिए हमने CFSE वैल्यू निकाली, OSE निकालते हम ऑक्टाहेड्रल माइनस टेट्राहेड्रल CFSE वैल्यू, फिर हमने वहाँ समझा कि CFSE वैल्यू पर डिपेंड करता है बस ऑक्टाहेड्रल, फिर जनरल केस में निकाल दिया कि आपको ऑक्टाहेड्रल पर ही डिपेंड करता है OSSE। फिर हमने देखा किसके ऑक्टाहेड्रल पे किसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, +2 है +3, मतलब वो सिंपल केस बना लिया। तो इन चीज़ों को सबको छोड़ने के बाद हम बस यहाँ पे 4 केस बना देते हैं कि इतना पढ़ने की बजाय हम 4 केस पढ़ लें। 4 केस आपको नॉर्मल और इन्वर्स पैरेलल को इजीली डिफाइन कर देंगे। 4 केस क्या होते हैं, पहला केस पढ़ेंगे अगर A+2 और ध्यान रखना मैं A+2 की बात करूँ, फिर A+3 B+3 है, जो A+3 जो भी कुछ करो, तो दूसरा आयन है वो +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और पहला वाला आयन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर पहले वाले आयन की जो आपकी CFSE वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो CFSE वैल्यू 0 किस किस के लिए होती है, D0, D5 और D10। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE वैल्यू 0 हो जाती है। अगर पहले वाले आयन की CFSE वैल्यू 0 हो जाए और दूसरे वाले आयन की CFSE वैल्यू नॉन ज़ीरो हो, इसका मतलब क्या है कि आपका नॉर्मल स्पाइनल बनेगा, ठीक है, बिकॉज आपको पता होगा अगर मैं बात कर रही हूँ CFSE दूसरे वैल्यू की नॉन ज़ीरो आती है, इसमें इट्स हैड सम वैल्यू, वो जाना चाहता है ऑक्टाहेड्रल के अंदर, और ये केस आपका सिंपल इजी हो जाएगा, वो बन जाएगा आपका नॉर्मल स्पाइनल। समझ में आया। केस नंबर 1, दैट इज इफ you have CFSE value of A+2 ions having 0 CFSE value and B+3 ions having CFSE value non-zero, that mean it wanted to that ion B+3 ion having some value to go in octahedral voids, it means it's a normal spinal. Okay, this is a case number 1. And in case number 2, if the CFSE value of A+2 ion having non-zero value and B+3 ion having ठीक है ठीक है, और वहीं पे मैं बात करूँ आपकी B+3 जो आपके आयंस हैं, अगर उनकी CFSE, भाई पहले वाले आयन, पहले केस में क्या पड़ा था, पहले आपकी 0 CFSE वैल्यू, दूसरे की नॉन ज़ीरो है। अब क्या है, पहले वाले की नॉन ज़ीरो है और दूसरे वाले की 0, मतलब B+3 आयन की वैल्यू 0 है और
A+2 आयन की वैल्यू नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है, जो A+2 आयन है वो आपको जाना जाता है ऑक्टाइडल के अंदर। इट मीन इट्स शुड बी कम इनटू द इनवर्स स्पाइनल। यहाँ पर बनते तो केस इनवर्स स्पाइनल के हैं, ठीक है, इनवर्स स्पाइनल बननी चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर, जो हम भाई A+2 आयन तो सिंपल नॉन जीरो वैल्यू आएगी यहाँ पर, तो लेकिन जो B+3 आयन्स हैं उनके अंदर CFS वैल्यू जीरो होती है। तो इसके अंदर हम बस दो केस बनते हैं, क्योंकि B+3 आयन दो केसेस के अंदर ही पड़ते हैं। एक तो होता है आपका एल्युमिनियम +3 चार्ज के ऊपर, और दूसरा होता है Fe3+ के अंदर। आपको जनरली गिवन होंगे MFE2O4 एंड MAl2O4। इनके अंदर ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी निकल के आती है, ठीक है। अगर CFS वैल्यू जीरो हो तो वहाँ पर उनके लिए ही आते जाते दर केस। तो यहाँ पर Fe2 की बात करूँ तो Fe2 के अंदर तो इन्वर्स स्पाइनल बनेगा, सिंपल से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लेकिन Al2 के अंदर अगर एक केस लेते हैं यहाँ पर हम निकल Al2O4, तो इस केस के अंदर नॉर्मल स्पाइनल बन के आता है। कैसे निकल के आता है, नॉर्मल स्पाइनल बन के आता है। सॉरी गाइस, सॉरी आई एम वेरी सॉरी गाइस। आई एम कंफ्यूज। ध्यान रखना, केस 2 के अंदर आई एम रिपीटिंग इट अगेन। केस 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अगर CFSC वैल्यू A+2 नॉन जीरो हो और B+3 की जीरो हो जाए, तो B+3 आयन भाई हमें पता होगा कॉम्प्लेक्स गिवन होगा AB2O4। तो A तो आपका सिंपल मेटल होगा, कोई भी मान चलो, लेकिन जो B+3 आयन होगा वो इसके अंदर हम केस 2 के अंदर दो केसेस ही पढ़ते हैं, एल्युमिनियम के लिए और आयरन के लिए, ठीक है। आयरन F3+ में और एल्युमिनियम मतलब मेटल FeO4 मेटल Al2O4 ऐसे गिवन होता है, ठीक है। तो भाई एल्युमिनियम के लिए और आयरन के लिए, अगर आयरन गिवन हुआ F+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो आपको जनरली इन्वर्स केस के अंदर पढ़ते हैं भाई, सिंपल सा बात है। लेकिन एल्युमिनियम के लिए पढ़ते हैं जब हम, अगर हमारा मेटल की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादातर आपका नॉर्मल स्पाइनल बन के आता है, ज़्यादातर नहीं स्मॉल नॉर्मल स्पाइनल ही बन के आता है अगर एल्युमिनियम गिवन हो आपको वहाँ पर, ठीक है, +3 ऑक्सीजन स्टेट के अंदर। लेकिन वहाँ पर भी एक कंसेप्ट आ जाता है अलग, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन कह सकते हैं उसे। वहाँ पर अगर वहाँ पर निकल आ जाए मेटल की जगह, निकल एल्युमिनियम 2O4, तो वो आपका पार्शियली इन्वर्स होता है वैसे तो, पर उसे हम भाई आता वो होता तो पार्शियली इन्वर्स है, पर उसको हम इन्वर्स ही लेके चल देते हैं। समझ आया। केस 1 के अंदर क्या था, केस 1 के अंदर हमने पढ़ा था CFS वैल्यू पहले की जीरो होगी, A+2 आयन की जीरो होगी, B+3 आयन की नॉन जीरो होगी, तो आपका नॉर्मल स्पाइनल बन जाता है। केस 2 के अंदर क्या पढ़ते हैं, A+2 की क्या होगी, नॉन जीरो होगी, और B+3 आयन की जीरो होगी। तो B+3 आयन के अंदर हम सिंपल दो केस पढ़ते हैं, एल्युमिनियम के लिए और आयरन के लिए। अगर आयरन की बात करें तो आयरन Fe3+, तो वो आपका इन्वर्स केस ही बन के आएगा। लेकिन एल्युमिनियम की बात करें तो वो आपके नॉर्मल स्पाइनल बन जाते हैं। लेकिन एल्युमिनियम के अंदर भी एक केस निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड निकल। निकल के साथ अगर मेटल आपका दूसरा जो A+2 ऑक्सीजन स्टेट वाला निकल गिवन हो, तो वो आपका पार्शियल इन्वर्स होता है, इन्वर्स ही मान के चलते हैं। ये केस 2 हो गया। अब केस 3 के अंदर पढ़ेंगे, अगर आपकी दोनों ही जीरो वैल्यू आ जाए, CFS वैल्यू पहले की भी और दूसरे की, तो जनरली आपका क्या बन के आता है, आपका नॉर्मल स्पाइनल ही बन के आता है। अगर दोनों की CFS वैल्यू आपकी क्या जाती है, जीरो हो जाती है। बट यहाँ पे एक डिफरेंट केस पढ़ते हैं हम। अगर यहाँ पर दो एक्सेप्शन केस लेके चलते हैं, MgFe2O4 हो, MgFe2O4 या फिर MnFe2O4 हो, मैंगनीज और मैग्नीशियम दोनों के लिए क्या हो, Fe2 साथ में हो और O4, इनके लिए आपका इन्वर्स स्पाइनल बन के आता है। इनमें दोनों ही वैल्यू जीरो होती है। भाई पता होगा एल्युमिनियम के लिए दोनों जीरो हो गई, मैग्नीज और उसके लिए वो भी दोनों जीरो हो जाती हैं। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस होता है, बनना नॉर्मल चाहिए पर बनता है यहाँ पर इन्वर्स, दोनों CFS वैल्यू जीरो होने के बावजूद भी। समझ आ गया। फोर्थ केस निकल के आता है अगर दोनों की जीरो ना हो, ठीक है, दोनों की जीरो ना होंगी, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम जनरली सॉल्व करते हैं, पहले की CFS वैल्यू निकालते हैं, दूसरे की भी निकालते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। लेकिन इतना बड़ा आता नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन छोटा सा ही लेवल का पूछ लेते हैं, जो कि कुछ एग्जाम्पल्स गिवन तो उसके अंदर से ही आ जाता है। इसके अंदर क्या है, ध्यान रखना, दो एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं इसके अंदर। एक तो होता है आपके यहाँ पर अगर मेटल के साथ क्रोमियम प्रेजेंट हो,
बी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पहला मेटल हो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो, वो दोनों मेटल्स हो, कोई भी हो सकता है, पता नहीं है। अगर बी प्लस यहाँ पर क्रोमियम हो या फिर कोबाल्ट हो, ठीक है, तो दोनों केसेस के लिए आपको नॉर्मल स्पाइनल ही बन के आता है, ठीक है। अगर ध्यान, वैसे भी मैं बता दूँ आपको, ध्यान रखना हमेशा कि कहीं पर भी अगर दोनों CFSE वैल्यू 0 आ रही है और क्रोमियम और कोबाल्ट प्रेजेंट हो बी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जगह पर, बी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जगह पर, तो वो ज़्यादातर नहीं, वो नॉर्मल स्पाइनल ही बनता है। समझ आया? कुछ एग्जांपल्स भी गिवन होंगे यहाँ पे, आप निकाल दोगे, इतनी ईजी, मुझे पता है, इट्स वेरी इजी, ठीक है। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है पहले से ही, है ना। सो दिस इज ऑल। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो स्टेट्स।